हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का, है ना। तो पूरी तरीके से जो जैव अणु चैप्टर था आपका वो मैंने खत्म कर दिया था। और इसी प्रकार से क्या होता है कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है 12th केमिस्ट्री का वो मैंने समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है ना। उसमें ज्यादा कुछ नहीं बनता है। अब डीएनए की द्विकोणीय संरचना वगैरह आप बायो में पढ़ते, वो केमिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं आता है। ठीक, जहां तक महत्वपूर्ण था वहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया और उसमें बता भी दिया था। ठीक है, तो संपूर्ण सिलेबस वहां पर खत्म हो गया था। अब सिलेबस संबंधित हमारी कोई बात नहीं होगी। अब हमारी जो बात होगी वो एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसके न्यूमेरिकल्स की, उसमें जो पाठ्य निहित है यानी इन टेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो, और जो आपको पीछे एक्सरसाइज दी गई है उसको, उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम शुरुआत से लेकर के पहले चैप्टर से और लास्ट चैप्टर तक सभी को कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे हमारी ये सीरीज चालू हो जाएगी और धीरे धीरे इसमें मैं आपको सभी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाता रहूंगा, वो चाहे इन टेक्स्ट के हों, पाठ्य निहित वाले हों, या फिर आपकी जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको। तो धीरे धीरे मैं आपको उनको सॉल्व करवाता रहूंगा। ठीक, तो ये नई प्लेलिस्ट बन जाएगी कि 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज न्यूमेरिकल्स के नाम से। इसमें केवल आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक के मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि थोड़ा सा हम जितना आसान से आसान तरीका हो सकेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, है ना, वो तरीका आपको जरूर बताएंगे ताकि टाइम टेकिंग ना हो, टाइम भी कम लगे और आसानी से सॉल्व हो जाए, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ना करनी पड़े। अब गुणा जोड़ भाग घटाओ ये तो आपको आना ही चाहिए। अब इसी से भी बचोगे तो फिर नहीं सॉल्व, सवाल फिर सॉल्व करने का छोड़ दीजिए फिर, है ना। अगर जोड़ घटाओ गुणा भाग से आप अगर दूर भागेंगे तो फिर न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है विलयन यानी सोल्यूशन, ठीक है, उससे संबंधित कुछ पहले फार्मूलों का डिस्कशन आपसे कर लूंगा। उसके बाद वन बाय वन करके मैं पाठ्य निहित वाली एक्सरसाइज से चालू कर दूंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना। ठीक है, तो चालू करने से पहले यहाँ पर फार्मूले लिखे हुए हैं, किसको मैं क्या मानूंगा क्या कहूंगा। देखिए एक चीज ध्यान कर लीजिए, सवाल लगाने से पहले अगर किसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कुछ लिखा जा सकता है तो इंग्लिश का वर्ड लिखने का प्रयास करिए। उससे हिंदी कम लिखना पड़ेगा, हिंदी में बचत हो जाएगी, हिंदी में तुम्हें लिखने में समझ आएगा। और सिंबल बना देंगे तो सिंबल से काम हो जाएगा तुरंत, वरना पूरा हिंदी में बहुत बड़े बड़े फार्मूले बन जाते हैं इस तरीके से। तो फार्मूले बड़े हैं, इनको छोटा करने के लिए इंग्लिश में इनको कन्वर्ट कर लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं, वहां लिखने से भी बच जाएंगे, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और हाँ, जहां पर भी कंफ्यूजन होगा, जैसे स्मॉल एम आ गया तो स्मॉल एम विलेय का अणुभार होता है और स्मॉल एम आपकी मोललता होती है, तो वहां पर डिफरेंस करने के लिए किसी एक को हम हिंदी में लिख लिया करेंगे बस। जहां पर दो सेम हो जाए सिंबल वहां पर एक को हिंदी में कर लेंगे, दूसरा इंग्लिश में ही चलता रहेगा, बस डिफरेंस पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये काम करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले सामान्य बातें हैं, विलेय का भार। विलेय के भार को हम हमेशा स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो विलेय का भार, अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू। ये हमेशा विलेय के भार को दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद विलेय का अणुभार। अब विलेय के अणुभार को हमेशा हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल एम से। स्मॉल एम हमेशा किसको दिखाएगा, विलेय के अणुभार को। लेकिन कहीं मोललता आ गई इसके साथ तो वहां हम किसी एक को हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, जो मोललता होगी उसको मोललता हिंदी में लिख देंगे, इसका सिंबल यूज कर लेंगे, बस डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों में। वरना कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन अणुभार है कौन मोललता है, तो कंफ्यूजन ना हो, एक को हिंदी में लिख लेंगे। या कोई अन्य अगर डैश वैश लगा कर करना चाहे तो डैश करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वहां पर हिंदी में कर दिया करूंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अणुभार, स्मॉल एम से लिखेंगे। उसके बाद विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू से, तो विलायक के भार, विलायक कौन, तो वाटर जल, तो जल का भार मान लेंगे कैपिटल डब्ल्यू, इसको हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे। उसके बाद विलायक का अणुभार हमेशा कैपिटल एम से लिखेंगे। अब मान लिया कहीं मोलरता आ गई तो मोलरता कैपिटल एम से लिखते हैं, तो एक को हम क्या करेंगे, हिंदी में लिख देंगे, बस काम खत्म। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोल, मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन और मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, भार को स्मॉल डब्ल्यू से और भार को स्मॉल एन से, देखो ऊपर बताया। तो हिंदी में मोल बराबर भार बटे अणुभार याद रखिए, या इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्मॉल एन, ये स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एन। तो इंग्लिश में ऐसे स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद कर लीजिए, सवाल इनके बगैर लगा नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद मोलरता कैपिटल एम क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, तो वी देखिए लीटर है, आयतन। एन क्या है, एन तो मैंने बता दिया, मोल है नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। ठीक है, तो शॉर्टकट फॉर्म बता दिया यहाँ पर मैंने, मोल प्रति लीटर मोलरता होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता होती है, तो एन अपॉन वी, वी लीटर में हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए m1 v1 बराबर m2 v2, ये मोलरता समीकरण है, नीचे जो लिखी हुई है m1 v1 बराबर m2 v2,
ये मोलरता समीकरण है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में ई इंटू कैपिटल वी लीटर में, आयतन लीटर में रखा हुआ है, ठीक है। ई क्या है, तो ई है तुल्यांकी भार, कैपिटल ई क्या है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो यौगिक का अणु भार अपॉन में एन गुणांक करके निकालते हैं, सिखाएंगे सवाल में कैसे आएगा, ठीक। उसके बाद नॉर्मलता मोलरता में संबंध है, तो एन बराबर कैपिटल एम इंटू एन गुणांक। एन गुणांक क्या होता है, तो धनायन या ऋणायन की संख्या होती है, ठीक है। कितने आयन बने हैं, कितने नंबर, आप प्लस वाला कितना है या माइनस वाला कितना है, बस उसी की संख्या क्या हो जाएगी आपकी एन गुणांक। तो एन बराबर एम इंटू एन, ये नॉर्मलता है, ये मोलरता है, ये एन गुणांक, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद मोल अंश, मोल अंश का सिंबल क्या है, जीटा। जीटा एक्स के जैसे बनता है, ऐसे एक्स भी बना देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक्स के जैसा बनता है, ठीक है। क्या होता है इसका फार्मूला, मोल अंश का फार्मूला, जैसे मान लिया विलय का मोल अंश निकालना है, तो जिसका मोल अंश निकालना ऊपर केवल उसी के मोल और नीचे हमेशा विलय विलायक दोनों के मोल, ठीक है। ये निकालने का फार्मूला यहाँ विलय के लिए लिखा है, आप विलायक के लिए भी कर सकते हो। अगर विलायक का निकालना होगा तो ऊपर केवल विलायक के मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल, नीचे हमेशा दोनों का योग रहेगा, विलयन के दोनों घटक रहेंगे नीचे, विलय और विलायक, विलय विलायक। ऊपर जिसका निकालना होगा केवल उसी को रखना है, जैसे विलय कहाँ है तो ऊपर केवल विलय, नीचे विलय विलायक दोनों। अगर विलायक का कहता तो ऊपर केवल विलायक लेकिन नीचे विलय विलायक दोनों, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, तो ये एन क्या है, विलय का सिंबल है ना, ये मोल का सिंबल है, ये लिखा विलय, तो ये विलय का मोल है, शॉर्टकट फॉर्म बना दिया। ये क्या है, ये है विलय का मोल, स्मॉल एन क्या है मोल, और ये तो विलय लिखा हुआ है तो सफिक्स में मैंने लिख दिया, इससे पता चल जाएगा विलय के मोल, वरना हिंदी में लिखेंगे 1 घंटा तक विलय के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, तो इतना बड़ा हमको नहीं करना, उसमें समय लग जाएगा हिंदी लिखने में, तो हिंदी न लिखना पड़े इसलिए शॉर्टकट फॉर्म बना लीजिए, ये विलय का मोल, नीचे विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, एन क्या है मोल का सिंबल, ठीक। उसके बाद मोललता, मोललता स्मॉल एन से लिखते हैं एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, किसमें रखेंगे, किलोग्राम में, ठीक। उसके बाद मोलरता व घनत्व में संबंध, कहीं मोलरता है परसेंटेज और घनत्व दे दिया जाए तब आपसे सवाल लगाने के लिए कहा जाए तो इसको लगा सकते हैं, मोलरता बराबर घनत्व, ये मल्टीप्लाई है गुणे का, ये परसेंटेज, जितना परसेंट से सवाल में दिया गया होगा, है ना, और द्रव्यमान प्रतिशत में, ठीक। गुणे कितना है यहाँ पर होगा 10, ठीक, गुणे 10 अपान में विलय का अणुभार, इसको याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद मोललता व मोल अंश में संबंध, मोललता और मोल अंश में संबंध, देखिए ये क्या है, स्मॉल एन है मोललता, ये मोललता के लिए आया है, ठीक, हिंदी में लिख लीजिएगा, सवाल आएगा हम बताएंगे आपको, ठीक। तो ये मोललता है, ये विलय का मोल अंश है इंटू 1000 है अपॉन में विलायक का मोल अंश, ये एक्स वाला सिंबल क्या है, ये मोल अंश का सिंबल है जीटा, ठीक। और ये क्या है कैपिटल एम, तो यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, तो यहाँ पर आपका ये आपका जो दिया गया वो विलायक का अणुभार है, ठीक। तो ये क्या है, ये है विलायक का अणुभार, लिख लीजिएगा, ये विलायक का अणुभार है, ये क्या है, ये मोललता है, ठीक। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये क्या है आपका, ये विलायक का अणुभार है और ये क्या है आपका मोललता है, तो दोनों को लिख लीजिएगा चाहे, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूले हो जाते हैं, इनके बगैर आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ पर आपके तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका सॉल्यूशन विलयन है, उसमें पाठ निहित का पहला क्वेश्चन आ गया, ये आपकी एनसीईआरटी किताब से ही है, देखिए प्रश्न पढ़िए क्या कहता है, तो प्रश्न यहाँ पर आ जाया करेगा, उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन है, ये 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, है, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी किताब में देखेंगे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लगता है ना। इसमें क्या कहता है, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो सवाल आसान है, कह रहा कि 22 ग्राम आपकी बेंजीन है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है ना, तो 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई तो द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, वो भी किसका निकालना है, तो ये कह रहा है कि जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl1 दोनों का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, CCl4 भी कहा है, मैं आपको बेंजीन भी निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना होगा विलय कौन विलायक कौन, तो विलय विलायक कौन होता है, मैंने आपको बताया था, जिसकी मात्रा कम वो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, एक चीज तो ये पता चल गई। तो इसमें कौन कौन विलय विलायक होगा, तो इसमें जो आपका विलय है जिसकी मात्रा कम, कम कौन है इसमें, तो बेंजीन, कितना है 22 ग्राम, कह रहा 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो बेंजीन क्या है विलय है, इसकी मात्रा कितनी है 22 ग्राम,
ठीक है। तो मात्रा को हम यहाँ भार से लिख लिया करेंगे या कहीं कहीं द्रव्यमान से लिख लिया करेंगे। देखिए द्रव्यमान भार यहाँ बहुत बड़ा अंतर न लीजिएगा, चाहे द्रव्यमान कहिए चाहे भार कहिए, नो टेंशन। फिजिक्स में टेंशन लीजिएगा कि वहां से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, केमिस्ट्री में द्रव्यमान भार में कोई खास डिफरेंस नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए द्रव्यमान भार को हम सामान ही कैलकुलेट करेंगे, एक दूसरे के बराबर ही समझेंगे। ठीक है। तो 22 ग्राम बेंजीन है आपकी, यानी बेंजीन क्या है, विलेय। तो विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान किससे लिखते थे, अभी पीछे बताया, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया गया, 22 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, विलायक, मात्रा ज्यादा है 122 ग्राम। तो विलायक के भार को किससे लिखते हैं, तो विलायक के भार को आप लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, बताए थे आपको, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। उसके अलावा द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। द्रव्यमान प्रतिशत नहीं पता हो तो कर थोड़े ना पाएंगे, है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है। तो चलिए फिर जो दिया गया सबसे पहले इसको, अब देखिए हिंदी क्या है, हिंदी में थोड़ा कम लिखूंगा, सिंबल का यूज ज्यादा करूंगा, जहां पर कंफ्यूजन वाली बात होगी वहां मैं हिंदी लिख दिया करूंगा। ठीक है, आप भी ऐसा करें, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा बचेंगे हिंदी। ठीक है, वरना हिंदी लिखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है ना, सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपका जो विलेय है, ठीक, विलेय के तौर पर यहाँ कौन दिया गया है, तो यहाँ पर विलेय के तौर पर आपका है विलेय बेंजीन का भार स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 22। ये 22 ग्राम आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए विलायक, विलायक यहाँ पर कौन है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हिंदी में नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, का भार कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 122। ठीक है, ये होगा। आपको निकालना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, किसका, CCl4 का। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, है ना, फार्मूला इसका क्या होता है ना, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है किसका, CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला देखिए क्या होता है यहाँ पर, है ना, विलेय का द्रव्यमान, है ना, अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, और गुणे में क्या होता है, 100। ठीक है, देखिए ये एक जनरल फार्मूला है किसका, द्रव्यमान प्रतिशत का। ये लिखने के लिए मैंने बता दिया है, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, सीधे मैं कर देता सॉल्व। ठीक, पहला सवाल है इसलिए एक एक चीज समझा रहा हूं आपको। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत है, इंग्लिश में इसे लिखते हैं। ऊपर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार, विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, तीनों में से ऊपर कोई भी मिल सकता है, भार मिल सकता है, मात्रा मिल सकता है। ये हिंदी एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो लिखा पदार्थ का द्रव्यमान, तो पदार्थ में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान या पदार्थ का द्रव्यमान या उसकी मात्रा या उसका भार, नीचे नीचे क्या रहेगा, नीचे हमेशा लिखा हुआ मिलेगा विलयन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान है, गुणे क्या है, 100, ये फॉर्मूला है। अब उसके बाद निकालना किसका है, देखिए यहाँ पर आया क्या, विलयन। तो विलय तो इसमें पता है बेंजीन है, बेंजीन का भार ऊपर रख देंगे, लेकिन नीचे विलयन कह रहा है, तो विलयन कहाँ से आएगा, तो विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक, विलय विलायक को मिलाओगे तो विलयन तैयार होगा। तो देखिए यहां से विलयन का भार, है ना, विलयन का भार या द्रव्यमान, टेंशन बहुत नहीं लीजिएगा। ठीक, तो विलयन का द्रव्यमान लिख लीजिए यहाँ, द्रव्यमान क्या होगा, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। देखिए विलय कितना है, तो ये 22, विलायक कितना, तो 122, तो 22 कितना, 144। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 144 ग्राम, सीधे रख देंगे यहाँ, बेंजीन पता ही है आपको। ठीक है, तो सीधे फार्मूला हम किसका निकालेंगे, ये द्रव्यमान प्रतिशत किसका निकालना है, CCl4 का। ठीक है, इसका निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालना है अगर हमें, तो बेंजीन का हम क्या करेंगे, ऊपर द्रव्यमान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते इसको। ठीक, तो 144 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर देखिए क्या है, विलय, विलय कौन है, बेंजीन है,
है ना, ऊपर व्यंजन का द्रव्यमान रखा तो पहले व्यंजन का हम निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस करके दूसरे को घटा लेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते इसको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, व्यंजन का द्रव्यमान प्रतिशत। व्यंजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो ऊपर देखिए लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, व्यंजन का द्रव्यमान, और नीचे क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान, और गुणे में 100। ठीक है, देखिए आपको समझाने के लिए पहला सवाल है इसलिए इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं, किसी सवाल में इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को क्या करिए, प्रिपेयर करिए इस चीज के लिए, है ना। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो बेंजीन का द्रव्यमान, तो बेंजीन का द्रव्यमान देखिए, बेंजीन का निकालना है ना, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस करके 100 से उसको घटा करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, तो कितना ऊपर है 22, नीचे कितना है विलयन का 144, और ये कितना है 100। ठीक है, तो 100 को 22 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 2200, और नीचे कितना हो जाएगा 144। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे। अब ये गुणा भाग थोड़ा सा आना चाहिए आपको, है ना, 2 × 14 और 2 दूनी 4, और यहाँ 11, ये डबल 0, ये 36, है ना, और ये कट जाएगा 2 पंजे 10, ठीक, 2 पंजे 10, 550, ये 18, है ना, ये 18 हो जाएगा, 2 से कटेगा, और ये 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 पंजे 10, फिर 2 9 18 कर दीजिए, फिर इसको 2 से काटिए, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 छंग 18, और ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, है ना, यहाँ नहीं कटेगा। तो ये देखिए अब 275 है, 18 है, अब इसको भाग करके देखिएगा, 275 और 18, तो इसको भाग करके देख लीजिए। ठीक, तो 15.27% आ जाएगा इसका, लीजिएगा इसको, 15.27 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15.27। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत उसने कहा किसका था, उसने कहा था CCl4 का। ठीक है, तो चलिए CCl4 का मैं इधर बता देता हूँ, है ना, कि द्रव्यमान परसेंट ऑफ CCl4। ठीक, देखिए ये कितना आया, 15 आया है, दोनों का मिलाकर के कितना होगा, 100 होगा, तो 100 माइनस कितना कर दे, 100 माइनस 15.27, तो इसको घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 84.73, ठीक, परसेंट। ये क्या हो गया आंसर। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया, 84.73%। ठीक, तो एक निकाल लीजिए, दूसरे को अगर निकालना हो तो 100 में से उतना माइनस कर दीजिएगा, दूसरा भी निकाल आएगा। देखिए दोनों को मैंने निकाल के दिखा दिया। ठीक है, हालांकि दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, है ना, कि ऊपर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ऊपर आपका जो है विलेय पदार्थ रख करके उसको निकालते, फिर दूसरा इसका निकालते, तो बहुत लंबा हो जाता है, लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, तो शॉर्टकट तरीका पता है तो क्यों ना निकाल लें इससे। ठीक है, तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर आ गया है। ये क्या कहता है, देखिए एनसीईआरटी में मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है तो चैप्टर में भी मैंने आपको प्रत्येक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, उनको अगर देख लेंगे तब भी आपको सवाल की क्लियरिटी हो जाएगी, है ना, कि मैंने आपको जिस टॉपिक पर भी बनाया है, जैसे मोलरता पढ़ाया तो मोलरता पर भी सवाल करवाया, नॉर्मलता पढ़ाया तो नॉर्मलता पर भी सवाल करवाया, यानी हर एक टॉपिक को पढ़ाया है और उस पर सवाल भी करवाया है ना, तो पूरा कंप्लीट काम मैंने किया है। तो ये सवाल आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी है तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इस साल सीरीज पूरी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, बाकी सीखना ना सीखना वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक, तो देखिए क्या कहता है सेकंड नंबर सवाल कि ताकि एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। कहता कि 30% द्रव्यमान प्रतिशत है, कहता कि 30% द्रव्यमान प्रतिशत है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो द्रव्यमान प्रतिशत की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या या ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने कहा कि 30% द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान के हिसाब से, और कहीं कहीं देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत को भारानुसार लिख देता है, तो चाहे भारानुसार कह दिया जाए या द्रव्यमान प्रतिशत से कह दिया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 30% द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान के प्रतिशत से या भारानुसार,
इसका मतलब क्या होगा, तो 30% भारानुसार CCl4 का अर्थ है कि, ये पूरा हिंदी में लिखा जाएगा, 30% CCl4 का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम आपकी CCl4 उपस्थित है। इतनी बात आपको हिंदी में लिखना पड़ता है, जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाएगा। ठीक है, जैसे 20% कह देता कि एथेनॉल द्रव्यमान प्रतिशत से, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाता, यानी 20 ग्राम आपकी इथेनॉल 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 50% KCl द्रव्यमान प्रतिशत से या भारानुसार, तो उसका मतलब क्या है, 50 ग्राम KCl 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो इसमें जितना भी कहा जाएगा उतनी क्वांटिटी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ये द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन है। ठीक, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं सीधे लिखूंगा, जाके नौटंकी नहीं करूंगा ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो 30 ग्राम क्वांटिटी है वो CCl4 की है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर CCl4 का जो भार है ना, CCl4 का भार है ना, स्मॉल w से लिख ले, कितना है आपका, ये 30। ठीक है, और ये है आपका 30%। ठीक है, तो अब यहाँ पर CCl4 कितना है, 30 ग्राम है, यानी 100 में 30 ग्राम क्या है आपका, CCl4 है, तो बचा हुआ 70 ग्राम क्या होगा, बेंजीन होगी। सीधी सी बात है भाई, इन दोनों का विलयन है, 30% द्रव्यमान प्रतिशत है इसका, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आपका बेंजीन होगा, है ना, यानी C6H6 का भार, है ना, तो इसकी मात्रा कम, उसकी मात्रा ज्यादा है, तो इसको आप कैपिटल W विलायक मान सकते हो। कितना ही है, तो ये हो जाएगा 70 ग्राम। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना भाई, 100 ग्राम में 100 द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा क्या है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, तो 100 ग्राम में 30 ग्राम तो आपका CCl4 हो गया, बचा हुआ 70 ग्राम क्या होगा, दूसरा पदार्थ। दूसरा पदार्थ कौन है, दूसरा पदार्थ बेंजीन है, तो बेंजीन कितना हो जाएगा, 70 ग्राम, तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो 70 ग्राम हो गया। अब कहना कि बेंजीन का मोल अंश, मोल अंश का फॉर्मूला याद करिए। देखिए अब शॉर्टकट में लिखेंगे, है ना, ये मोल अंश का सिंबल है किसका है, बेंजीन का, तो बेंजीन का मोल अंश C6H6। मोल अंश निकालने के लिए ऊपर किसके मोल, C6H6 बेंजीन के मोल, और नीचे बेंजीन के मोल और प्लस किसके मोल, CCl4 के मोल। देखिए सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला लिखेंगे, जरा नौटंकी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मोल किसका है, बेंजीन का, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल ऊपर रहेंगे, बाकी टोटल मोल नीचे रहेंगे। अब ये मोल वाली दिक्कत है, दोनों का भार पता है, दोनों का अणुभार नहीं पता है, तो अणुभार निकालिए ना। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा अणुभार, तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5, है ना, और कार्बन का कितना होता है 12, तो 35.5 और गुणे कितना हो जाएगा 4 और प्लस 12 निकालना पड़ेगा, तो ये सीधे आपको करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान है, कार्बन का कितना होगा 12, क्लोरीन, एक क्लोरीन का कितना 35.5 और कितने हैं 4, तो 35.5 गुणे 4 प्लस 12 154 आएगा। तो और भार कितना हो जाएगा CCl4 का 154, भार कितना है 30 ग्राम। ठीक, बेंजीन का भार 70 ग्राम। बेंजीन का अणुभार कितना होगा, अणुभार निकालना तो आता होगा, इसका एक कार्बन का कितना होता है, कार्बन का अणुभार होता है 12, 12 कितने हैं कार्बन 6 हैं, तो 12 गुणे 6, 12 6 72 और 6 हाइड्रोजन 78, तो 72 6 78 हो जाएगा। तो अणुभार इसका कितना आएगा 78, इसका कितना आया 154। ठीक, तो चलिए लिखते हैं इसको यहाँ पर, है ना, बेंजीन का भार कितना है, तो बेंजीन का भार है 70। अब भार बटे अणुभार सीधे लिख देंगे। ठीक, अणुभार कितना है इसका, तो 78 है 78, नीचे फिर वही रहेगा 70 और ये हो जाएगा 78, है ना, और प्लस में ये कितना है, तो ये रहेगा आपका 30 और नीचे हो जाएगा 154 154, है ना। तो अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 70 को 78 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करके जोड़ना पड़ेगा। हर बराबर करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.38, तो ऊपर वाले में ये आ जाएगा, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 70 78, तो यहाँ 0.384, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.454। ठीक, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.384 और ये नीचे का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और ये 5 8 5 13 का 3 और 4 3 7 और 1 8, 0.838।
ठीक, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका काम है सॉल्व करना। ठीक, तो ये देखिए अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.458। ठीक, ये आ जाएगा मोल अंश किसका आ गया, बेंजीन का C6H6। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहीं पर आ गया। और आपको पता है मोल अंश की कोई यूनिट तो होती नहीं है। अब अगर कह देता कि CCl4 का बताइए, तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, है ना, कि विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश बराबर किसके होता है, 1 के। तो विलेय विलायक का मोल अंश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए बेंजीन यहाँ पर क्या है, विलायक है ना, मात्रा ज्यादा थी, विलायक था, तो विलायक का मोल अंश यानी बेंजीन का निकाल लिया, तो CCl4 का निकाल सकते हैं, उधर माइनस हो जाएगा। देखें, इसकी जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं CCl4, है ना, और ये C6H6 बराबर 1। देखिए ये हमको पता चल गया है, इधर आ गया। देखिए तो ये हो जाएगा X CCl4, है ना, इसकी वैल्यू देके निकाल लिया, कितनी है 0.458 बराबर में क्या है 1, तो ये उधर चला जाएगा, तो X CCl4 बराबर 1 माइनस 0.458। तो 0.542। ठीक, ये देखिए CCl4 का भी मोल अंश मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, तो एक का पूछा मैंने, दोनों का निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, फार्मूला याद रखिए, अभी निकाल ले जाएंगे सब। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, है ना, 2 क्वेश्चन आज मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम का अभाव होने की वजह से। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मैंने आपसे कहा है तो मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बना करके सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से करूंगा, ये भी कि नहीं बहुत कठिन लगे आपको, है ना, लेकिन एक कंडीशन ये रहेगी कि थोड़ा सा चैप्टर के बारे में आपको जब पता होगा, टॉपिक के बारे में जब आपको क्लियरिटी होगी थोड़ा बहुत, तभी समझ में आएगा। अब आप सोचे कि चैप्टर ना देख करके आए सीधे यहाँ पर सवाल सॉल्व करने लगे, तब फिर बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आपको चैप्टर के बारे में ही नहीं पता होगा, मोलरता नॉर्मलता होती क्या है यही नहीं पता होगा, फार्मूले नहीं याद होंगे, तो फिर कहां से समझ में आ जाएगा, तब फिर सवाल समझने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तब फिर आपका मन उब जाएगा, थोड़ी देर बाद आप यहाँ से चले जाएंगे क्लास से। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा चैप्टर को क्लियर करिए, चैप्टर थोड़ा पढ़ना जरूरी है, नहीं है तो मेरे चैनल पर पूरा अपलोड है, अगर आपको नहीं आता है चैप्टर में तो मैंने पूरा चैप्टर आपको